नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी योजना की शुरुआत। हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की बीमा सखी योजना। पहले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात। विदेश मंत्रालय के प्रभारी से द्विपक्षीय मामलों पर हुई बातचीत। भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श में भी लिया हिस्सा। भारी हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही आज भी बाधित। अपने नेतृत्व के जॉर्ज सोरोस से रिश्तों पर घिरी कांग्रेस। सत्ता पक्ष ने रखी चर्चा की मांग। अडानी मामले में भी अकेली पड़ी कांग्रेस। दिल्ली चुनाव के लिए आपकी हैरान करने वाली लिस्ट। मनीष सिसोदिया की जगह पड़पड़गंज से अवध ओझा को टिकट। सिसोदिया को भेजा गया जंगपुरा। और नोएडा के लिए अच्छी खबर। जेवर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ पहला विमान। अगले साल अप्रैल से उड़ान भरेंगी कमर्शियल फ्लाइट्स। प्रधानमंत्री ने पानीपत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की। बीमा सखी योजना, जिसके तहत पहले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना है। प्रधानमंत्री ने पहले 25,000 बीमा सखियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। 18 साल से 70 साल तक की महिला बीमा सखी बन सकती हैं। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और पॉलिसी के कमीशन के अलावा महिलाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। पहले साल हर महीने 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प में नारी शक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। बागवानी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए करनाल में बनने वाले महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी। ये विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं। उन्होंने ढाका में यूनुस प्रशासन के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले भारतीय विदेश सचिव ने भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श में हिस्सा लिया। बैठक में बांग्लादेश के विदेश सचिव
जसीमुद्दीन भी शामिल हुए। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय विदेश सचिव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ बैठक की जानकारी दी। I'm here in Dhaka at the invitation of my Bangladesh colleague, His Excellency Mohammad Jasimuddin, the Foreign Secretary of Bangladesh, for discussions and consultations on the entire gamut of issues in the extremely important bilateral relationship between India and Bangladesh. Since the political changes in Bangladesh in August this year, there has of course been contact between our leaderships. The Prime Minister was the first world leader to greet the Chief Advisor on his assumption of office. The two of them had a very cordial telephone conversation thereafter, and the Chief Advisor also accepted the Prime Minister's invitation to speak at the third Voice of the Global South Summit that was held in August this year. Since then, the External Affairs Minister and the Foreign Affairs Advisor have also been in touch. They met each other on the sidelines of the UN General Assembly in New York in September this year. And my visit follows those interactions and is the first Foreign Secretary level structured engagement between the two sides following those developments. Today's discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past, and we continue to see in the future, this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed. It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy, and development cooperation, consular cooperation and cultural cooperation. There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples. And to that end, therefore, I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious, and diplomatic properties. We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking, and constructive direction. Thank you all very much. I am here in Dhaka. उधर सीरिया संकट के बीच भारत ने वहां शांतिपूर्ण समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर जोर दिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सीरियाई समाज के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करने पर भी बल दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत की सीरिया के हालात पर नजर है। वक्तव्य में सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करने पर बल दिया गया है। इसके लिए सभी पक्षों के काम करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दमिश्क स्थित दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उनके संपर्क में है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन किया। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहे समिट में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से बनी हुई तलवार भेंट की। प्रधानमंत्री ने निवेशकों से बनते हुए आत्मनिर्भर भारत की विकास यात्रा की बात की। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वहीं देश का एमएसएमई सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। ऐसे में भारत कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट कार्यक्रम में पीएम के भाषण पर डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से खास बातचीत की। राइजिंग राजस्थान में मेरे साथ हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान जो है नंबर 1 है। किस तरह का फीलिंग आ रहा है? और उन्होंने कहा है पधारो हमारे देश, पूरी दुनिया को बोला है। बिल्कुल, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। वो यहाँ पधारे, उन्होंने हम सभी को आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और हर टॉपिक पे उन्होंने विस्तार से अभी चर्चा की। हम सबको बताया कि क्या क्या राजस्थान में हो सकता है। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग रहा है। आज राजस्थान एक ऐसे मोड़ पर है जो हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन राजस्थान का होने जा रहा है हर प्रकार से। तो बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो बहुत खुशी की बात है। आज राइजिंग राजस्थान की शुरुआत है। आज इनॉग्रल सेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस समिट को। तो बहुत खुशी हुई, सभी को गर्व हो रहा है कि आज हम लोग ऐसे राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं जो एक पहले तो राजस्थान एक हेरिटेज, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत कुछ है, क्राफ्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब इंडस्ट्रियल हब भी बनने जा रहा है। बहुत प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सरकार की, आपकी सरकार की तारीफ की कि एक ही साल में इन्होंने ये राइजिंग राजस्थान समिट किया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्थान भी नेशन के इकोनॉमी में पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन करेगा। जी, अभी भी राजस्थान का कंट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब और भी इसको बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास हमारी सरकार
भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व में काम करेगी कि हम लोग और हमारी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो देश की इकोनॉमी में। एक आखिरी सवाल, अपने अंदाज में बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप दुनिया के इन्वेस्टर्स को कैसे बोलेंगे कि वो राजस्थान आए? देखिए, मुझे लगता है इस पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला उससे तो मैं मानती हूँ कि वो जो उनके भाषण के बाद तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सबको कहा सब पधारो राजस्थान और इन्वेस्ट करो, राजस्थान में सब कुछ है और राजस्थान पूरी तरह से तैयार है, तो आइए राजस्थान और इन्वेस्ट कीजिए। आइए राजस्थान और इन्वेस्ट कीजिए। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। संसद में आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जॉर्ज सोरोस के कथित लिंक पर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भाजपा के लिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। वहीं इंडी गठबंधन के बीच आपसी तनाव की खबरों पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। रिजिजू ने कहा कि अब कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, ये विपक्ष को देखना चाहिए। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता निशांत राय ने उनसे की खास बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर आपको घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी का नाम जॉर्ज सोरोस के साथ निकलकर सामने आ रहा है, उनके संगठन का। देखिए, कांग्रेस भाजपा को नहीं घेर रही है, जनता को मूर्ख बना रही है और अपने आप को बर्बाद कर रही है। यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का नेतृत्व आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी सोच में न तो भारत है न भारत के नागरिक हैं, जिसका लक्ष्य सिर्फ कुर्सी है। देश को कितने भी हिस्से में तोड़ना पड़े, देश में कितने भी जाति दंगे कराने पड़े, जाति विद्वेष पैदा करना पड़े, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर भारत को विखंडित करना पड़े, उसका लक्ष्य कुर्सी है जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी का जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम लीड कर सकते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, यानी इंडी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मैंने कभी इस इंडी गठबंधन को इंडी गठबंधन कहा ही नहीं। मेरे लिए हमेशा ये इंडी ठगबंधन रहा है। जनता के सामने एक झूठ और भ्रम लोकसभा के चुनाव में फैलाया गया। लोकसभा में भी इनका गठबंधन पूरी तरह काम नहीं कर पाया और अब तो कोई गठबंधन नाम की चीज भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेताओं के रिश्तों पर कटाक्ष किया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता के साथ की खास बातचीत। बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जॉर्ज सोरोस के साथ आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ गठबंधन में, और जॉर्ज सोरोस उस एनजीओ को फंड करते हैं जो कश्मीर के सेपरेट होने की वकालत करता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन पर तमाम शंकाएं उठती हैं। अचानक जब संसद चलने लगे तो एक नैरेटिव तैयार करके खड़ा कर दो।
पहले गुजरात में होता था कि तुरंत आदिवासी अत्याचार और अनुसूचित अत्याचार को शुरू करते थे। फिर एक नैरेटिव तैयार हुआ कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और पता चलता था ये शुरू होता था कुछ विदेशी समाचार पत्रों और उनकी एजेंसियों के द्वारा, और बढ़ते बढ़ते आके भारतवर्ष में उसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसका प्रचार शुरू हो जाता था। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जांच की जरूरत है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव शिवसेना ने जहां समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व पे एसपी और ममता बनर्जी दोनों ने सवाल उठाया। अब आदरणीय उद्धव जी की शिवसेना के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनको अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक क्षमा मांगते हुए एक बार फिर से उनको एनडीए के पास जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि ममता बनर्जी या बाकी अन्य विपक्षी दलों सभी मिल जाएं लेकिन बीजेपी का सामना नहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट की फर्स्ट लैंडिंग हो गई। इस तरह नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल शुरू हो गया है। उतरने के साथ ही इस फ्लाइट का स्वागत वाटर कैनन से किया गया। इस लैंडिंग के बाद मिले डेटा के आंकलन के आधार पर आगे कमर्शियल फ्लाइट्स को अनुमति मिलेगी। इससे पहले डीजीसीए ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद फर्स्ट लैंडिंग की अनुमति दी गई। आज की फ्लाइट में कोई यात्री नहीं था। विमान में केवल चालक दल के सदस्य ही सवार थे। चूंकि आज का ट्रायल सफल रहा है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। जेवर हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण विशेष रूप से किया गया है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डा प्राधिकरण के सहयोग से रनवे का निर्माण किया गया है। जेवर हवाई अड्डे का रनवे लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसके शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। ये दिल्ली एनसीआर का तीसरा व्यावसायिक हवाई अड्डा होगा, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिंडन क्षेत्रीय हवाई अड्डे के बाद बनकर तैयार है। इससे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर सहित कई आसपास के क्षेत्रों में विकास के नए अवसर खुलेंगे। नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो 6 रनवे के साथ तैयार हुआ है। इसके अलावा ये यमुना एक्सप्रेसवे के दिल्ली, आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे बड़ी जगहों से भी जुड़ा है। इस एयरपोर्ट की कई खासियत हैं। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के चौथे सबसे बड़े हवाई अड्डे की श्रेणी में शामिल होगा। ये शिकागो, ओहायो एयरपोर्ट और डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, जो कि जिसमें 7 रनवे हैं, जैसे हवाई अड्डों की श्रेणी में आएगा। 6 रनवे वाले हवाई अड्डों में जेवर एयरपोर्ट का नाम एम्स्टर्डम, डेट्रॉइट, बॉस्टन, डेनवर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट के साथ जुड़ जाएगा। इसका रनवे 60 मीटर चौड़ा और 2900 मीटर लंबा है, जो इसे अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित बनाता है। इस एयरपोर्ट की शुरुआत 60 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ होगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।